हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो क्लास 12 अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो मॉडल पेपर से लिया गया है। यानी मॉडल पेपर से लिया गया ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न सहित उत्तर है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम एक एक मॉडल पेपर आपका सॉल्व करा रहे हैं ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है और भी अच्छे तरीके से हो पाए। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि तैयारी जो है हम हर सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करा रहे हैं मॉडल पेपर को सॉल्व करा कर। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, क्लास 12 अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मॉडल पेपर से लिया गया है। 100% बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न आएगा, आप लिख लीजिए। बोर्ड एग्जाम की तैयारी की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से, देखिए पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। आपके पास 4 विकल्प है, देख सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा आएगा और ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। काफ़ी स्टूडेंट का डाउट था कि सर आप मॉडल पेपर के थ्रू हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व कराइए ताकि जो हमारी तैयारी है और भी अच्छे ढंग से हो पाए। तो आप मॉडल पेपर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आज की इस वीडियो में। तो देखिए, जो इनमें से 4 विकल्प है, 4 विकल्प के थ्रू आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में भी आपका प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुविकल्पीय का रहेगा। तो इनमें से जो निम्नलिखित में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है, तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा खा हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, खा। यानी देश में कीमत स्तर का उतार चढ़ाव इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। औसत लागत वक्र का आकार होता है, यानी जो औसत लागत वक्र है इसका जो आकार होता है किस प्रकार से होता है, का आपका हो जाएगा वी प्रकार, खा बी आकार, या घा क्षैतिज सरल रेखा, या घा ऊर्ध्व रेखा। तो इनमें से जो औसत लागत वक्र है यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका प्रश्न का उत्तर पता होगा। तो देखिए, इनमें से जो दूसरा, इनमें से आपका खा हो जाएगा। यू आकार का औसत लागत वक्र का जो आकार होता है बेसिकली वो यू आकार का होता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो है, देखिए निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। यदि आपने पढ़ा होगा, यदि आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो हमें बिना निसंकोच आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि सर आता है, और यदि आपका नहीं आता हम तो बताएंगे ही। तो देखिए, जो इनमें से तीसरा प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से जो कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, 4 विकल्प है आपके सामने, कमेंट में हमें इसका आंसर बता सकते हैं। तो देखिए, तीसरे का आपका घा हो जाएगा, याद रखिएगा साख सुजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कंफर्म करा देंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं, जो हमारे नए छात्र जुड़ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, चौथा प्रश्न है आपका, भारत में 100 रुपये के नोटों का, देखिए 100 रुपये नोटों का निगमन कौन करता है। यानी जो भारत में 100 रुपये नोट है इसका जो निगमन कौन करता है, का आपका भारतीय स्टेट बैंक, खा केंद्र सरकार, गा भारतीय रिजर्व बैंक, या घा इनमें से नहीं। तो इनमें से देखिए चौथा प्रश्न है आपका, यदि आपने देखा होगा तो इनमें बात क्या हो रही है प्रश्न में कि 100 रुपये के नोट का निगमन कौन करता है, तो ये सभी को पता होगा ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। यानी गा आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें चौथे नंबर प्रश्न का, याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष कर है, का आपका वेट हो जाएगा खा जीएसटी, या गा बिक्री कर, या घा इनमें से रहे। तो 4 विकल्प है, चारों में से सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इनमें से खा हो जाएगा आपका जीएसटी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष कर है। 6 नंबर आपका प्रश्न है, चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी, का आपका कमी होगा, खा स्थिरता, या गा वृद्धि, या घा ये सभी। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न है, यदि आपने इसको गौर किया होगा तो ये आपका पहले या तीसरे चैप्टर में आपको इसका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा जो कि इकोनॉमिक्स में हो। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न का आपका का हो जाएगा, कमी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आपका, क्योंकि ये मॉडल पेपर के थ्रू करा रहे हैं तो 10 प्रश्न आपका पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, बेसिकली जो
इकोनॉमिक्स में होता है। तो 10 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा था, तो 10 प्रश्न इस वीडियो में भी हमने लेकर आए जो कि पूरे बुक से और मॉडल पेपर से लिया गया है। 7वां प्रश्न है आपका, वस्तु विभेद किस बाजार की विशेषता है, यानी जो वस्तु विभेद है ये किस बाजार की विशेषता है। का आपका हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता, खा एकाधिकार प्रतियोगिता, गा एकाधिकार, या घा इनमें से कोई नहीं। तो जो वस्तु विभेद है, विशेषता है, जो इनमें बाजार की विशेषता है बेसिकली, वो 7वें का घा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। देखिए इन तीनों में से कोई भी इसका नहीं होगा उत्तर। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है, यानी जो निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर ये बताना है आपका। का सेवा कर, खा सीमा शुल्क, गा आयकर, या घा आयात शुल्क। तो देखिए इनमें से जो प्रत्यक्ष कर है चार विकल्प में से, इनमें से 8वें का गा हो जाएगा, आयकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न को हम कन्फर्म करा रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। और यदि आपको PDF चाहिए तो PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। 9वां नंबर आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के बढ़ने का, देखिए राष्ट्रीय आय के बढ़ने का अनुमान लगाया जाता है। तो अनुमान क्या लगाया जाता है ये बताना है। का आपका हो जाएगा उत्पादन के बढ़ने से, खा रोजगार के बढ़ने से, गा निर्यात के बढ़ने से, या घा उपयोग के बढ़ने में। तो सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय आय के बढ़ने का जो अनुमान लगाया जाता है ये उत्पादन के बढ़ने से लगाया जाता है, यानी का इसका सही उत्तर हो जाएगा 9वां नंबर प्रश्न का आपका। 10 नंबर प्रश्न है आपका, 10वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग नहीं है। यानी यहाँ पर बात क्या हो रही है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प है, चारों में से व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग नहीं है, चारों में से कोई एक है। तो इनमें से बात हुआ 10वें का सही उत्तर हो जाएगा एक अर्थव्यवस्था जो हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग नहीं है। तो ये 10 प्रश्न हमने क्लियर करा दिए, यानी कंफर्म करा दिए, जो कि इकोनॉमिक्स का था, मॉडल पेपर से लिया गया। अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो बोर्ड एग्जाम में आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में शायद 3 या 4 नंबर का पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में भेद कीजिए। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में क्या करना है, आपको भेद करना है। तो किस प्रकार से करना है, देखिए बहुत ही सटीक में आपको इसका उत्तर देना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न हैं, और बेसिकली ये मॉडल पेपर से लिया गया है तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। देखिए तो इसका उत्तर किस प्रकार से आपको लिखना है, देखिए पहला आपको इस प्रकार से डाल लेना है, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण अर्थशास्त्र। तो देखिए अर्थशास्त्र से अभिप्राय उस अध्ययन से है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न क्रिया विधियाँ किस प्रकार कार्य करती हैं, यानी क्रिया विधियाँ किस प्रकार से कार्य करती है, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में शामिल होती हैं। तो आपका पहला इस प्रकार से हो गया। दूसरा देखिए जो आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण है, जो कि इस प्रकार से है, देखिए आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण अर्थशास्त्र से अभिप्राय उस अध्ययन से है जिसमें ये समझने का प्रयास किया जाता है कि कौन सी क्रिया विधि हमारे, देखिए कौन सी क्रिया विधि हमारे अनुकूल है और कौन सी हमारे अनुकूल नहीं है। तो दूसरा प्रश्न आपका जो था, यानी जो इसमें पहला ही प्रश्न था, इनमें 2 भेद था, यानी इनमें डिफरेंस बताना था कि दोनों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या इनमें सिमिलैरिटी है, कौन किससे बेहतर है। तो दोनों ही बेहतर हैं, दोनों ही का एक अलग अलग रूट है, कोई अलग जा रहा है कोई अलग जा रहा है। तो दोनों का अपना सक्सेस जो है दोनों का अलग अलग है, सक्सेस दोनों को मिलना है लेकिन अलग अलग इसका रूट है, कोई सकारात्मक है कोई आदर्शात्मक है। तो इनमें से पहला प्रश्न को हमने कंफर्म कर दिया है। अब देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सभी हमने 5 क्वेश्चन हमने अति लघु उत्तरीय का लाया हूं, जो कि प्रश्न सहित उत्तर है। तो देखिए दूसरा जो आपका प्रश्न है इसमें, उत्पादन में दीर्घकाल किसे कहा जाता है, यानी जो उत्पादन में दीर्घकाल किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है। तो देखिए इसका उत्तर आप देखिए, दीर्घकाल उत्पादन के अंतर्गत उत्पादक के पास पर्याप्त समय होता है, अतः वो सभी साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं। जो उत्पादन में दीर्घकाल किसे कहा जाता है, आप देख सकते हैं कि इसमें आपका प्रश्न जो पूछा गया है कि उत्पादन में जो दीर्घकाल है ये किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं, या इसकी परिभाषा आपको लिखना है। तो जो दीर्घकाल उत्पादन के अंतर्गत उत्पादक की सभी पर्याप्त समय होता है, अतः वो सभी साधनों में परिवर्तन करते हैं, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं। ये आपका दूसरे का प्रश्न का सही उत्तर हो गया। तीसरा आपका समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक बताइए, यानी जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये आपका
सेक्शन बी में आ जाता है। तो इसमें आपको 2 घटक बताना है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला आपका जो घटक है देखिए, भारत में बेरोजगारी का अध्ययन तथा दूसरा जो है भारत में कीमत व्यवहार का अध्ययन। आपको किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है, हमने इस प्रकार से देखिए किस प्रकार से लिखा है। आपको बोर्ड एग्जाम में याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में जब भी आप लिखने जाइएगा आपको राइटिंग में लिखना है, क्योंकि राइटिंग की आजकल महत्वपूर्ण ज़्यादा है। एग्जामिनर जो होता है वो राइटिंग पर नंबर देता है, यदि आप पर राइटिंग अच्छी है तो नंबर भी काट सकता है आपका। तो राइटिंग में आप लिखिए और पॉइंट वाइज हमेशा लिखिए। जैसे यहाँ पर बात क्या हो रही थी कि समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक बताइए, तो यहाँ पर आपको 2 घटक बताना था। तो देखिए किस प्रकार से हमने बताया हुआ, देखिए समष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण इस प्रकार से हैं। आपको ये लिख दिया, उसके बाद में क्या करना है, पॉइंट वाइज हमने लिखा है। यहाँ पर 2 घटक बताना है, तो देखिए पहला लिख दिया भारत में बेरोजगारी का अध्ययन तथा दूसरा है भारत में कीमत व्यवहार का अध्ययन। काफ़ी स्टूडेंट जो गलती करते हैं मैं बता दूं, जैसे यहाँ पर 2 घटक पूछा गया है तो यहाँ पर इस प्रकार से डाल देंगे, उसके बाद में इस प्रकार से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो वो आपको नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट वाइज 2 घटक पूछे गए तो 2 घटक का ही नाम लिखना है, फालतू आपको नहीं लिखना है। फालतू लिखेंगे तो नंबर उतना दिया जाएगा, लेकिन आप याद रखिएगा पॉइंट वाइज लिखिए, ज़्यादा काट पीट ना कीजिए। हमने एक डेडिकेटेड सी वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया है कि ज़्यादा काट पीट मत कीजिए। तैयारी जो है आपको उसमें बताएं कि बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है आपका अवमूल्यन। देखिए अवमूल्यन व पुनर्मूल्यन किसे कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर देखिए किस प्रकार से, प्रश्न जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका प्रश्न सहित उत्तर लाएं। इसी बात पर वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ जो आपके क्लास में पढ़ रहे हैं, उन्हें भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी जो तैयारी है और भी अच्छे से हो पाए और आपके साथ में वो काफ़ी अच्छे मार्क डिसाइड कर पाए, जो भी उन्होंने सोचा हो कि हमें बोर्ड एग्जाम में इतने % मार्क लाना है। देखिए तो इनमें इसका उत्तर देखिए, स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत, स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत जब किसी सरकारी कार्यवाही द्वारा विनिमय दर बढ़ती है तो इसे अवमूल्यन कहते हैं। यहाँ पर बात करें कि अवमूल्यन और पुनर्मूल्यन यानी इन्हें दोनों में से इसका दोनों का वो परिभाषा बताना था कि किसे कहते हैं दोनों में। तो देखिए यहाँ पर अवमूल्यन का हमने परिभाषा बता दी। अब देखिए जब स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत सरकार विनिमय दर को घटा देती है तब मुद्रा का पुनर्मूल्यन यानी पुनर्मूल्यन होता है। मूल्यन होता है, बोलने में थोड़ी वो होती है, देख सकते हैं पुनर्मूल्यन होता है। तो देखिए इनमें अवमूल्यन और पुनर्मूल्यन किसे कहते हैं हमने इसका बता दिया, आप देख सकते हैं बहुत ही सटीक से। आपको इसी प्रकार से राइटिंग में लिखिए हमेशा। राइटिंग यदि आपकी नहीं बैठ रही तो आप घर पर अपना एक तैयारी कीजिए राइटिंग की, किस प्रकार से राइटिंग स्किल को अपने इम्प्रूव कीजिए ताकि जो तैयारी है आपकी और भी अच्छी हो पाए और बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी अच्छे से कॉपी लिख पाए दूसरों के मुकाबले। तो देखिए 5वां जो आपका प्रश्न है, मांग का अर्थ बताइए। 5वां हमारा अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है जो आपका बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का शायद पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में, जो 100 मार्क्स का पेपर होता है। और यदि आपने मॉडल पेपर को नहीं सॉल्व किया है, जो कि ऑफिशियल मॉडल पेपर है, यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, तो वो मॉडल पेपर भी आप जाकर सॉल्व कर सकते हैं हमारे चैनल पर। तो देखिए पिछले ईयर का भी आप मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए ताकि जो तैयारी है आपकी और भी अच्छी हो पाए और आप उससे एक आइडिया लगा सके कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं मॉडल पेपर से। तो देखिए 5वां जो प्रश्न है, मांग का अर्थ बताइए। यानी जो 5वां आपका इकोनॉमिक्स में प्रश्न है कि मांग का अर्थ आपको बताना या मांग किसे कहते हैं, मांग को परिभाषित कीजिए। ये सभी प्रश्न आपका अथवा लगकर आ सकता है और काफ़ी स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या करना है, सभी प्रश्न एक ही लेकिन घुमा दिया गया है, यानी जो एग्जामिनर है वो घुमा दिया है प्रश्नों को, लेकिन आपको समझना है। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता, किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों, रुचियों एवं अधिमानों को सुनिश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है, इसी को हम मांग कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर आपने मांग लिख देना है, मांग कहते हैं। तो मांग का अर्थ इस प्रकार से शॉर्ट में था, लेकिन इसका जो परिभाषा है वो बहुत ही गजब है, तो आप देख सकते हैं। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन था जो कि इससे रिलेटेड था, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न था और मॉडल पेपर से लिया गया सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न तो और भी थे, लेकिन हमने इसमें चुनिंदा प्रश्नों को लिया जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि लघु उत्तरीय का प्रश्न है और ये शायद बोर्ड एग्जाम में आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? आपका 6 नंबर का आई थिंक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वस्तु की मांग। देखिए वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का आपको क्या करना है? वर्णन करना है। तो वर्णन कीजिए, इसके लिए 6 नंबर आपको दिए जाएंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, पूर्व प्रतियोगी बाजार की मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए, इसके लिए भी आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। तीसरा प्रश्न है आपका, देखिए न्यून मांग की स्थिति और अत्यधिक मांग की स्थिति को समझाइए, जिसके लिए भी यहाँ पर भी आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। तो ये टोटली ये 3 जो क्वेश्चन है यानी जो 3 प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी आपका मॉडल पेपर से लिया गया सभी प्रश्न, यानी जो भी हमने प्रश्न बताया ये सभी मॉडल पेपर से लिया गया है। और मॉडल पेपर को सॉल्व करने से ये होगा कि 30 से 40 नंबर आपका इसी मॉडल पेपर से मिल जाएगा। यदि आप पिछले ईयर का भी मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपकी जो तैयारी है, जहाँ पर 100 नंबर की तैयारी है वहां पर आपको 30 से 40 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। 60 नंबर तो आप जो पढ़े होंगे उसको भी आप कंफर्म कर सकते हैं। तो टोटली आपका 100 मार्क्स का पेपर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 प्रश्न था जो कि लघु उत्तरीय का था। अब हम बात करेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो कि आपका 8 या 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है विस्तृत उत्तरीय का ये प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं? यानी जो मांग की कीमत लोच ये किसे कहते हैं, यहाँ तक अपना पूर्ण विराम लग गया। और मांग की कीमत लोच के देखिए मांग की कीमत लोच के मापने की किसी एक विधि को समझाइए। यहाँ पर आपको किसी एक विधि को आपको समझाना है, जिसके लिए आपको 8 या 10 नंबर दिए जाएंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, गुणक से क्या तात्पर्य है? यानी जो गुणक है इससे क्या तात्पर्य है, इसकी क्रिया विधि को समझाइए। तो यहाँ तक आपको इसका इस प्रकार की परिभाषा लिख देना है और इसकी क्रिया विधि को आपको क्या करना है? समझाना है, वो भी संक्षेप में समझाना है। तो ये 2 यानी टोटली आपको जो इकोनॉमिक्स में बेसिकली पूछा जाता है ये आपका 3 प्रश्न पूछा जाएगा। और तीनों प्रश्न में आपका अथवा लगा होगा। तो अथवा लगा से ही होता, जो आप चाहे नीचे वाला आप प्रश्न कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अथवा लगा दिया तो यह आप देख सकते हैं अथवा लगा दिया, तो आप चाहे ये वाला प्रश्न कीजिए चाहे आप ये वाला प्रश्न कीजिए, तो दोनों में आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा 3 प्रश्न विस्तृत उत्तरीय का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न था जो कि हमने बता दिया है। और बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम हर सब्जेक्ट का हो, चाहे जियोग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, सोशियोलॉजी का हो, हम सभी का पूर्ण रूप से मॉडल पेपर के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, क्वेश्चन को हल करा रहे हैं, ताकि जो तैयारी है और भी अच्छे से हो पाए। और भी यदि आप कहेंगे तो हम और भी वीडियो बनाएंगे जो कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर आधारित होगा। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न था जो कि बोर्ड एग्जाम से संबंधित था। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे वेबसाइट पे विजिट करना होगा। वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से भी विजिट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये पूरा वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। और पढ़ते रहिए, अच्छी से तैयारी करते